कार्यक्रम सिनेमा घर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। श्रोताओं, सिनेमा घर में आज प्रस्तुत है 1975 प्रदर्शित फिल्म जख्मी। आप सभी को क्रिसमस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। साथियों, आज की फिल्म जख्मी जो रिलीज हुई थी 1975 में। फिल्म लिखी थी हुमायूं मिर्जा ने, निर्माता ताहिर हुसैन, निर्देशन राजा ठाकुर का था। साथियों, फिल्म जख्मी बप्पी लाहिरी के संगीत और निर्देशन से सजी प्रथम बड़ी सफल हिट फिल्म रही थी। निर्माता ताहिर हुसैन ने बप्पीदा को अपनी निर्माण की फिल्मों में प्रथम बार लिया था। फिल्म के गीत, विशेष तौर पर 3 गीत लोकप्रिय हैं, सदाबहार हैं। 1975 रिलीज फिल्म जख्मी उन चुनिंदा फिल्मों में से या कहीं एकमात्र ऐसी फिल्म है साथियों जिसमें 2 त्योहारों के गीत हैं। जी हाँ, जो उन त्योहारों पर हमें अवश्य सुनाई देते हैं। वो 2 गीत बिल्कुल सुनवाएंगे हम आपको जब वो कहानी में सिलसिलेवार रूप से आएंगे तब। हाँ, ये जरूर बता दें कि इसमें एक क्रिसमस सॉन्ग भी है। इससे पूर्व किसी एक फिल्म में जो क्रिसमस सॉन्ग था वो था 1974 रिलीज फिल्म शानदार में गीत था सेंटा क्लॉज आता है, सेंटा क्लॉज आता है। साथियों, अदाकार सुनील दत्त की इससे पहले रिलीज फिल्म 36 घंटे में इनका रोल नकारात्मक रोल था। अतः कुछ शक था इस फिल्म से कि क्या रिएक्शन रहेगा दर्शकों का। तो वहीं अदाकार राकेश रोशन ने इस फिल्म से यंग नॉटी एक्टर के रूप में सराहना बटोरी। अदाकार आमिर खान के कजन ताहिर खान के अभिनय से सजी कुल 16 फिल्मों में से एक रही थी ये फिल्म जख्मी। और साथियों, फिल्म से जुड़े जो दर्द भरे पहलू रहे उनका भी जिक्र करते हैं। 1975 रिलीज फिल्म जख्मी के निर्देशक राजा ठाकुर मराठी सिने जगत का एक लोकप्रिय नाम रहा है। इन्होंने केवल 2 हिंदी फिल्मों का निर्देशन किया, लेकिन दोनों ही फिल्म रिलीज से पहले और कहें कि अपनी प्रथम हिंदी निर्देशित फिल्म जख्मी की रिलीज डेट ही बनी इनके जीवन का अंतिम दिन। वो दिन था 28 जुलाई 1975, फिल्म रिलीज डे और इनकी जिंदगी का भी आखिरी दिन। 51 वर्ष की आयु में इंतकाल हुआ था निर्देशक राजा ठाकुर का। और दूसरी दर्द भरी बात ये फिल्म से जुड़ी कि फिल्म में एक्शन सीन्स डबल्स जो हैं, उनका नाम है फजल खान, उनकी मृत्यु हो गई थी जब स्टंट सीन कर रहे थे और इनके सीने में तेजी से एक दबाव पड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और साथियों, अब बताई देते हैं गीत, संगीत और कलाकारों के बारे में, क्योंकि ये सब जान समझ कहानी और गीतों का आनंद निश्चित तौर पे 2 गुना हो उठता है। साथियों, इस फिल्म के गीत लिखे गौहर कानपुरी ने, संगीत बप्पी लाहिरी का, पार्श्व स्वर लता मंगेशकर, किशोर कुमार, आशा भोसले, मोहम्मद रफी और बप्पी लाहिरी। कलाकारों के नाम बता देते हैं चरित्र नाम सहित। सुनील दत्त आनंद के किरदार में है, आशा पारेख आशा, राकेश रोशन अमर, तारिक, पवन, रीना रॉय, निशा गांगुली, हेलन शीला डांसर के रोल में है, जॉनी वॉकर जॉनी नाम से हैं, इम्तियाज टाइगर के नाम से हैं, इफ्तिखार जज अशोक गांगुली हैं, आगा रुस्तम है, यूनुस परवेज दिलावर के नाम से हैं, कमल कपूर चीफ के नाम से है, जानकी दास के नाम से हैं। फिल्म की शुरुआत इन पंक्तियों से होती है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।
पुरुष स्वर में गुंजायमान इन पंक्तियों के बाद एक तीव्र गति के पार्श्व संगीत के साथ नंबरिंग की शुरुआत। नंबरिंग के नामों पर जो बैकग्राउंड चित्रित हो रही है वो बर्फ से ढके पहाड़ हैं, लंबे वृक्ष हैं, यानी कोई हिल स्टेशन है। और इन्हीं चित्रों को देखते देखते नंबरिंग पढ़ने के बाद पार्श्व संगीत बदलता है, जिसमें 2 अन्य गीतों के वाद्य संगीत हमें सुनाई देते हैं। बढ़ती है जख्मी फिल्म की कहानी की ओर। एक बड़ी गाड़ी चली आ रही है 3 अलग अलग शॉट्स में। वो गाड़ी हमें दिखती है। गाड़ीवान शायद जल्दी में है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। गाड़ी रुकती है एक बिल्डिंग के बाहर, जिसमें से निकलते हैं आनंद, और सामने है उस बिल्डिंग यानी उस स्कूल के अधिकारी। आनंद कहते हैं, टीना कहाँ है? मेरी बहन टीना। अधिकारी, अब आए हो टीना को लेने? 2 दिन हो गए, सब बच्चे घर चले गए हैं। वो तो अच्छा हुआ मिस आशा मेरे कहने पर रुक गई, वरना टीना परेशान हो जाती। आनंद बताते हैं कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए। अधिकारी, अच्छा, वो रही टीना। यहाँ टीना और टीचर मिस आशा खेल रही हैं। आशा टीना को खेल में लगाए हुए है, बीच में सेंटा क्लॉज भी बने हुए हैं। आशा टीना को उपहार भी दे रही है क्रिसमस का। यहाँ आनंद की एंट्री। टीना पहले नाराज है भैया आनंद से, लेकिन फिर मान जाती है। टीना और आनंद को जाना है। अब बातों में पता चलता है कि मिस आशा को भी जाना है अपने घर। और आशा की मंजिल भी आनंद और टीना की रास्ते में ही पड़ती है, तो तीनों साथ हो लेते हैं। रास्ते में लैंडस्लाइड हो जाने के कारण रास्ते बंद हैं। एक गेस्ट हाउस में आते हैं तीनों, जहां पर इस वक्त एक ही कमरा उपलब्ध है, जबकि इन्हें 2 कमरे चाहिए। मजबूरी है तो ये एक कमरा ले लेते हैं। कमरे का सीन, टीना खेल रही है, फिर बेड पर सो जाती है। आनंद ने पहले ही कह दिया था कि मिस आशा को कि मैं सोफे पर सो जाऊंगा और आप दोनों बेड पर सो जाना। टीना सो गई, लेकिन मिस आशा ये नोटिस कर चुकी हैं कि आनंद न ज्यादा बोलते हैं न हंसते हैं, और वो आनंद के बढ़े हुए बालों को देख करके मजाक में कहती भी है कि आज ही शिमला अखबार में खबर छपी है कि सारे नाई स्ट्राइक कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने बाल कटवाने बंद कर दिए हैं। पहले तो आनंद को कुछ समझ ही नहीं आता, फिर जल्दी ही अपने बालों पर हाथ लगाता है और फिर दोनों हंसने लगते हैं। मिस आशा कहती है, चलो शुक्र है आप हंसे तो। आगे कहती है, लगता है आप हंसते नहीं। आनंद कहते हैं, हाँ हंसता था मगर अब नहीं। 8 साल हो गए माँ बाप को गुजरे। टीना और छोटे भाइयों की जिम्मेदारियों ने मुझे कुछ सोचने का वक्त ही नहीं दिया। हाँ, एक दिन सोचा था मेरा जीवन साथी होगा, लेकिन मेरी गरीबी दीवार बन के सामने आ गई। आशा उसकी बातों को सुनने को उत्सुक है। आगे आनंद बताते हैं, मेरे 2 भाई हैं, पवन और अमर। आशा बताती है, हाँ आपने उन्हें लंदन भेज दिया, टीना ने बताया मुझे। अगले सीन में टीना, आनंद और मिस आशा बर्फ में खेलते हुए। आनंद कहता है आशा से कि पिछले 8 सालों में मैंने इतनी बातें किसी से नहीं की। इसी तरह कहते सुनती जिंदगी भी बीत जाए तो पता ना चले। इसी बात पर आशा हैरानी से आनंद को देखती है और अगले सीन में तीनों फिर से कार में अपने अपने गंतव्य की ओर। रास्ते में टीना अपनी टीचर मिस आशा से कहती है कि जो जिंगल बेल सॉन्ग है ना, वो मुझे सुनाए, क्योंकि हम क्रिसमस की छुट्टियों में जा रहे हैं। तो आशा यहाँ गाती है गाड़ी में ये गीत। हमें भी वहाँ ले चलिए ना। अच्छा, आओ तुम्हें चांद पे ले जाए,
प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। ओ आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। ओ आओ तुम्हें चांद पे ले जाए। प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। ओ आओ तुम्हें चांद पे ले जाए। प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए। सांसों का परफ्यूम है ये डाबर रेड पे फ्रेश जेल, हर एक जेल से कूल है ये डाबर रेड पे फ्रेश जेल। ये नया जमाना डाबर पे फ्रेश जेल का दीवाना, खुशबू जो इसकी कहते मुश्किल है बच पाना। नया डाबर रेड बे फ्रेश जेल, सांसों का परफ्यूम। और अब इस गाने के बाद आशा का गंतव्य स्थल आ गया है। गाड़ी रुकती है। आनंद डिक्की खोलकर आशा का सूटकेस निकाल कहता है, आइए मैं आपको छोड़ दूं। आशा कहती है, नहीं मैं चली जाऊंगी। सूटकेस लेती है और कुछ सोचते विचरते चलती चली जाती है। और अब उसकी आंखों में आंसू भी हैं। थोड़ी दूर चलती है तो देखती है आनंद खड़ा है सामने। हैरान हो जाती है उसे देख। सजल नेत्र हैं आशा के। आशा से कहता है आनंद, आशा टीना की भाभी बनोगी? ऐसा सुन आशा खुशी से आनंद के गले लग जाती है।
अब अगला सीन एयरपोर्ट का सीन है, जहां आनंद के दोनों भाई आने वाले हैं बाहर से, विदेश गए हुए हैं ना वो। यहाँ आशा भी है आनंद के साथ। अचानक एक लड़की आती है, आनंद से लिपट जाती है, हेलो हाय करती है, माला पहनाती है। ये सब देख आशा हैरान और दुखी वो वहां से चलने लगती है और मुड़ करके कहती है कि ऐसा ही था तो मुझसे शादी क्यों करने, क्या जरूरत थी मुझसे शादी करने की, मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? आनंद कहता है आशा मैं इस लड़की को जानता भी नहीं हूं। इतने में ये सब सुन देख आनंद के दोनों भाई हंसते हंसते चले आ रहे हैं और कह रहे हैं हाँ हमारी भाभी सच्ची है, पता चल गया, ये तो सब नाटक हमने किया था। आशा उनकी इस मजाक पर हंस देती है और अब शादी की तैयारियों का सीन्स हैं। अचानक आनंद को एक कॉल आता है और आनंद को फोन पर मोहन नाम का एक व्यक्ति कहता है आप फौरन दफ्तर चले आओ, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। आनंद ना चाहते हुए भी उस शख्स के दबाव में आकर ऑफिस की तरफ के लिए निकलते हैं, अपने भाई अमर को बताते हुए कि ऑफिस में कुछ गड़बड़ लग रही है, फौरन जाना है मुझे, मैं अभी आता हूं, तुम यहां संभालो। आनंद ऑफिस पहुंचता है, वहां अंधेरा है। आनंद वहां देखता है तो पाता है एक आदमी कुर्सी पर बैठता है, बैक साइड उसे नजर आती है वहां उसकी, और एक हाथ में उसके कुछ है जो वो छनका रहा है, छन छन छन। देखते ही देखते दूसरा, तीसरा, फिर चौथा व्यक्ति भी वहां आ जाता है। आनंद उनसे पूछता है तुम लोग कौन हो? मोहन कहाँ है? कुर्सी वाला व्यक्ति उठता है, ये रहा मोहन। नीचे जमीन पर मोहन, मुंह पर पट्टी। कुर्सी वाला व्यक्ति कहता है आनंद से मोहन बेईमान हो गया है, तुमसे भी और हमसे भी। जो माल तुम तक ये पहुंचाता था उसमें हमारा माल भी होता था। आनंद हैरानी से पूछता है तुम्हारा माल? यही अफीम, गांजा, चरस इत्यादि। और अब मोहन हमारे बिजनेस के सब भेद जान चुका है, कह रहा है अब वो हमारे साथ काम नहीं करेगा। इसीलिए मिस्टर आनंद, इसकी जबान किसी भी वक्त हमारे लिए मौत बन सकती है। गुंडा मोहन को चाकू मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, आनंद रोकता है। आनंद कहता है मैं वो सारा रुपया दे दूंगा, इसे छोड़ दो। गुंडा कहता है नहीं, रुपया नहीं, इसका साथ चाहिए जो ये नहीं दे रहा। और इसी समय गुंडा मोहन को चाकू से मार देता है। आनंद को दो लोगों ने जबरदस्ती पकड़ के रखा हुआ है। आनंद हैरान और तब भी हो जाता है जब गुंडा पुलिस को फोन कर देता है कि आनंद एंटरप्राइजेस ऑफिस में खून हो गया है, खूनी पकड़ा गया है, आ जाओ तुरंत। और आनंद को कहते हैं कि ये खून तुमने किया है, तुम्हें ऐसा ही कहना है, नहीं तो तुम्हारे छोटे भाई और जो इंग्लैंड से अभी आए हुए हैं, तुम्हारी नन्ही बहन और तुम्हारी होने वाली बीवी इसी तरह दम तोड़ते हुए नजर आएंगे। और ये गुंडे चले जाते हैं आनंद को वहां अकेला छोड़ उस लाश के साथ। आनंद को मोहन के कत्ल के इल्जाम में जेल में डाल दिया जाता है। अगले दृश्य में होटल रूम का एक सीन, डांसर शीला डांस कर रही है, सामने वही है गुंडा। और तभी बाहर कोई आता है इस बॉसनुमा गुंडे से मिलने। ये वो ही शख्स है जो आनंद की शादी की तैयारियां करवा रहा था घर में, जिससे आनंद बात भी कर रहा था। अब ये बॉसनुमा गुंडा उसे रुपए की गज्जी देते हुए कहता है कि जानकी दास, हम तुमसे बहुत खुश हुए, आगे भी जरूरत होगी तो बताएंगे तुम्हें। उधर वकील आनंद को जेल में विल कहता है अगर आप अपनी सच्चाई में कुछ भी नहीं बोलोगे तो मैं आपको कैसे बचा पाऊंगा। लेकिन आनंद कुछ नहीं बोलता। मन ही मन आनंद निर्णय लेता है कि आशा का जीवन बर्बाद करने का मुझे कोई हक नहीं, उसे अब लौट जाना चाहिए। और अगले दृश्य में वही वकील साहब आशा को घर में एक 50,000 रुपए का चेक देते हुए ये कहकर कि आनंद ने कहा है आप अपने घर वापस चले जाइए और उन्हें माफ कर दीजिए। आशा की आंखों में आंसू, परेशानी का स्वर। दोनों भाई भी कहते हैं कि ये भैया ने क्या किया, हम बात करेंगे भैया से। उधर आशा जेल में मिलने चली जाती है आनंद से, वो चेक वापस करने, और कहती है दुख सुख में साथ निभाने का वादा था, क्या ऐसा शादी के बाद होता तो भी घर से निकल जाने को कहते। आगे वो कहती है अगर पवन, टीना, अमर सब घर में रहने के काबिल हैं, एक मैं ही नहीं। आनंद बताता है तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है आशा, और मैं खूनी हूं।
आशा कहती है, नहीं, तुम खूनी नहीं हो, तुम खून नहीं कर सकते। आशा कहती है, औरत जिसे एक बार अपना मान लेती है उसी की रहती है। और ये कहते कहते सिंदूर की डब्बी बढ़ा देती है आनंद की ओर, और आनंद भी ये सिंदूर चुटकी मिले आशा की मांग भर देता है। उधर आनंद के दोनों भाई वकील साहब के ऑफिस में। वकील कहते हैं कि अगर आनंद ने जबान नहीं खोली तो जज को 2 मिनट लगेंगे आनंद के विषय में फैसला लेते हुए। यहाँ ये दोनों भाई कहते हैं वकील से, कुछ ले देकर काम करो, लेकिन फैसला हमारे हक में करवा दो, हमारे भैया को छुड़वा दो। लेकिन वकील साफ साफ मना कर देता है। हाँ, जज का नाम अवश्य ये दोनों पूछ लेते हैं। जज है जज अशोक गांगुली, और पहुंच जाते हैं ढूंढ ढांड करके जज अशोक गांगुली के घर के बाहर। अंदर घर के लॉन में बैठे हैं जज गांगुली। अचानक एक बिल्कुल तेजी से एक बाइक आती है और बाइक से उतरती है उनकी बेटी निशा। जी हाँ, जज गांगुली की बेटी निशा। एक बिल्कुल बिंदास अंदाज में जज पिता कहते हैं, इतनी तेजी से बाइक ना चलाया करो। लेकिन वो बेबाकी से उस बात का जवाब देती है कि मैं तो ऐसे ही चलाऊंगी, यही तो लाइफ का थ्रिल है, भगवान जी के घर भी ऐसे ही जाऊंगी, बिल्कुल ऐसे ही। जज पिता कहते हैं, दीपक का खत आया है, वो आने वाला है, मुझे उसमें तुम्हारी शादी का फैसला चाहिए। लेकिन वो कहती है, मैं अपने लिए लड़का खुद ढूंढ लूंगी। और जज की बेटी फिर से बाइक पर सवार तेजी से बाइक चली जाती है और ये दोनों भाई उसके पीछे पीछे अपनी बाइक्स पर सवार और पीछा करते करते पहुंच जाते हैं एक होटल में। यहाँ पहले से बैठी है निशा। निशा नाम है जज गांगुली की बेटी का। पवन पूछते हैं जाकर के, डांस करोगी मेरे साथ? मेरा नाम अमर है। निशा बिल्कुल बेबाकी से अपने अंदाज में सीधे सीधे मना कर देती है डांस करने से। अब पवन आते हैं ट्राई करने यही बात, और यही जवाब इसी तरह का निशा भी उसे दे देती है। पवन कहता है, आपको डांस करना ही होगा। वो कहती है, क्यों करना होगा? इतने में ही गीत संगीत की आवाज उभरती है। डांस स्टेज पर है अमर और हो रहा है ये वाला गाना। Nothing is impossible. Ba 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 ba. Nothing is impossible. कहता हूँ मैं सच बिल्कुल। Nothing is impossible. कहता हूँ मैं सच बिल्कुल। आओ यारो डांस करें, रिदम से रोमांस करें। आओ यारो डांस करें, रिदम से रोमांस करें। नाचो मेरी जान, कमान कमान। Nothing is impossible. कहता हूँ मैं सच बिल्कुल। Nothing is impossible.
मेरी जान हे कमान कमान Nothing is impossible ba 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 कहता हूँ मैं सच बिल्कुल ba 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 Nothing is impossible रोमांस करे नाचो मेरी जान हे कमान कमान फायदे हैं मैनी फायदे मैनी डाबर हनी वेट कंट्रोल करना है डाबर हनी खा लो गिल्ट फ्री मीठा चाहिए डाबर हनी खा लो न्यूट्रिशन है क्या पर बिल्कुल है और टेस्ट में टेस्टी भरपूर है डाबर हनी के फायदे हैं मैनी फायदे मैनी डाबर हनी फायदा नंबर 1 करेगा इम्यूनिटी बूस्ट फायदा नंबर 2 करेगा स्टैमिना इंप्रूव फायदा नंबर 3 करोगे तुम अग्री हो जाओगे स्ट्रेस फ्री एंड वांना फ्लाई लाइक अ बी डाबर हनी के फायदे हैं मैनी फायदे मैनी डाबर हनी यहाँ इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है इतने फास्ट ट्रैक को सुन करके और गीत को सुन करके निशा मोहित हो जाती है और डांस करने लगती है। अब निशा, पवन, अमर और सभी जितने भी वहां पर हैं सभी डांस में बिल्कुल मशगूल हैं, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं उस गीत संगीत को। अमर कहती है निशा से कांग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छा डांस करती हैं और ये दोनों अब मिलकर के डांस कर रहे हैं। यहाँ दोनों की दोस्ती जो हो गई है। अमर साफ साफ कह देते हैं निशा से कि आपके जज पिता से मिलना है, वो जज हैं और मेरे भैया जेल में। लेकिन निशा साफ साफ कह देती है कि मेरे पिता रिश्वत नहीं लेते,
अब जेल का सीन है आनंद और कैदियों का, जिनमें से एक है जॉनी, जो आनंद को ये कह रहा है, सेठ जी आप खून नहीं कर सकते, आपने तो मुझे उस दिन बचाया था ना, मैं तो एक मामूली जेब कतरा हूँ, मुझे बहुत मार पड़ रही थी, तुमने मुझे उस मार से बचाया था, तुम खून नहीं कर सकते सेठ जी। यहाँ एक और भी गुंडा कैदी है दिलावर नाम से, जो आनंद को बहुत भला बुरा कहता है। वो कहता है तुम खूनी हो और तरह तरह की और भी बातें, जिसे सुनकर के आनंद को बहुत गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है, लेकिन क्या कर सकता है। अब आनंद के जो दोनों भाई हैं, अगले सीन में जज साहब के पास एक गेम टेबल पर किसी तरह उन्हें अगली मुलाकात के लिए राजी करते हुए और गाड़ी में भी उनके साथ लिफ्ट लेने के बहाने साथ साथ रास्ते में बातें बनाते हुए उन्हें रिश्वत देने की कोशिश करते हुए जज ये बात जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये दोनों मुझे रिश्वत देना चाहते हैं और तुरंत ड्राइवर से कहते हैं, अपने ड्राइवर से, चलो पुलिस स्टेशन। और ये दोनों भाई चलती गाड़ी से कूदकर बाहर हो जाते हैं, बिल्कुल डर के मारे। उधर घर पहुंच करके आशा भाभी इन दोनों को डांटती हैं कि ये सब उपाय नहीं, कुछ सीरियस करो, कुछ ठोस सोचो अपने भैया को बचाने के लिए। अब दोनों भाई नजरों ही नजरों में कुछ सोचते हुए, और सामने कैमरा जाता है एक किताब की ओर। काफी सारी किताबें रखी हुई हैं, लेकिन एक किताब पर फोकस होता है जिस पर लिखा है किडनैप, और उस किडनैप को दोनों पढ़ते हैं, उस शब्द को, और दोनों फिर से नजरें मिलाते हैं। इसका मतलब वो समझ गए हैं दोनों अपने आप में कि आगे क्या करना है। किताब पर जो लिखा है किडनैप। और अब निशा की गाड़ी से कुछ दूर पहले ये जाते हैं, खड़े होते हैं वहां, और निशा की गाड़ी चुपके से खराब कर देते हैं कुछ उसमें। निशा गाड़ी चलाती है, थोड़ा सा आगे बढ़ती है गाड़ी चला करके, लेकिन गाड़ी रुक जाती है। वो बोनेट खोलती है। अब ये दोनों भी, एक जीप है इनके पास, उसमें आ रहे हैं और वही गाड़ी रोक देते हैं और कहती है क्या हुआ। वो बताती है कि भाई कुछ खराबी हो गई है, तो बोलते हैं कि प्लीज ठीक कर दो, हेल्प कर दो। लेकिन वो कहते हैं भाई हम कोई मैकेनिक थोड़ी ना है, हाँ हम ये आपको जरूर कहते हैं कि हम आपको ड्रॉप कर देंगे, आप हमारी गाड़ी में आ जाओ और मैकेनिक को फोन कर देना, गाड़ी ले जाएगा, फिर आप मंगवा लेना गाड़ी। निशा को ये बात सही लगती है, समझ जाती है। अब वो उनके साथ गाड़ी में बैठ जाती है, निशा राजी हो जाती है और रास्ते में निशा को बेहोश कर जज गांगुली को फोन कर देते हैं ये दोनों कि आपकी बेटी हमारे पास है, आप हमारे भैया आनंद को छोड़ दो। अब जज साहब परेशान। अगले दृश्य में दो वकील आनंद से पूछताछ कर रहे हैं कि तुम्हारे दोनों भाई कहाँ हैं, बता दो, उन्होंने जज की बेटी का अपहरण कर लिया है। अब आनंद भी बहुत ज्यादा परेशान हो उठता है। अब अगले सीन में दोनों भाई और निशा एक घर में, अब अपहरण कर लिया गया है, किडनैप हो गया है, लेकिन निशा तो बहुत हंस रही है, वो तो एंजॉय कर रही है, उसे तो लग रहा है कि थ्रिल आ गया लाइफ में, पिकनिक हो रही है और कह रही है वाह अपना तो कल नाम होगा, हर अखबार में खबर छप जाएगी कि निशा का जज गांगुली जी की बेटी का अपहरण हो गया है। थैंक यू तुम दोनों को, थैंक यू। और जान से ज्यादा मुझे जीने का स्टाइल प्यारा है। और फाइनली इसके बाद वो भागने की कोशिश भी करती है, पवन पीछे पीछे, निशा आगे आगे उसको पकड़ने के लिए। अब निशा पवन को छक्के छुड़वा देती है पकड़वाने के लिए, कभी पेड़ पर चढ़ जाती है, कभी यहाँ भाग जाती है, कभी वहां छिप जाती है, कभी उसको अपनी पैर लगा करके उसको गिरा देती है, और इस तरह के फनी सीन्स भी यहाँ क्रिएट होते हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है, अमर की जीप आती दिखाई देती है, तो पवन किसी तरह निशा को जबरदस्ती वापस उसी जगह ले जाता है, हाथ पकड़ता है और खींचता ले जाता है, क्योंकि वो डर गया है कि भाई भैया बोलेंगे बाहर कैसे आ गए तुम लोग। रास्ते में निशा के कपड़े भी फट जाते हैं कांटा लगने के कारण और खून भी निकल रहा है, लेकिन निशा फिर भी खुश है। अमर आता है, वो निशा की स्थिति देख समझता है कि भाई पवन ने कुछ बुरा काम किया है उसके साथ। पवन सच्चाई बताता है, कहता है ये खाई में कूदकर अपनी जान देने वाली थी और घूमना भी चाहती थी, मुझे बाहर ले जाना पड़ा, वहां से ये भागी, मैंने बड़ी मुश्किलों से पकड़ा है, मेरे छक्के छुड़वा दिए इसने, भैया ये लड़की क्रैक है। इधर निशा अमर पर फिदा हो चुकी है और ये सब बातें सुन भी रही है।
इतने में निशा सेब काटने लगती है, लेकिन उसकी उंगली कटने के कारण खून बहने लगता है। दोनों भाई परेशान हो जाते हैं। निशा यहाँ ये भी कहती है कि इतना सा खून देखकर तुम इतने परेशान हो, तुम मुझे क्या शूट करोगे। और अब निशा द्वारा गाया जा रहा है ये गीत। अभी है दोस्ती, दोस्ती तो हो गई है, लेकिन अमर निशा से एक संदेश रिकॉर्ड करवा उसके जज पिता को भेजना चाहता है, जिसे सुन करके डर करके जज उनके भाई आनंद को छोड़ दें। लेकिन बेबाक निशा साफ साफ मना कर देती है कि मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगी, मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ, मैं तो पिकनिक मना रही हूँ, मैं क्यों रहूं? आप लोग कुछ कोई मार ही नहीं रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो मैं ऐसे झूठ नहीं बोलने वाली हूँ। तो साफ साफ मना कर दी थी। अब दोनों फिर परेशान, भाई कैसी लड़की है ये। लेकिन अमर बहुत समझाते भी हैं कि ऐसा कर लो, लेकिन वो नहीं मानती और अमर गुस्से में आ करके अब निशा को थप्पड़ मार देता है। और लेकिन थप्पड़ मारने के साथ ही स्वयं अमर शर्मसार भी हो जाता है। निशा को अमर की ये बातें बहुत पसंद आ रही हैं कि कितना अच्छा लड़का है ये, मुझे थप्पड़ मारने के बाद कितना शर्मसार हो रहा है, क्योंकि उसे तो थ्रिल पसंद है ना लाइफ में, इसलिए भी। और अमर
इसके बाद दूर कहीं बैठा है, शर्मसार हो रहा है कि भाई मैंने निशा को थप्पड़ मार दिया, खाना भी नहीं खाया है। निशा खाना लाती है, लेकिन अमर बिना देखे कि ये कौन है, वो तो सोचता है कि उसका भाई होगा पवन। वो कहता है, पवन मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक निशा जी मुझे माफ नहीं करेंगी। लेकिन ये तो निशा है। निशा कहती है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। दोनों हंसी खुशी में खाना खा रहे। इतने में पवन की आवाज आती है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, भागो भागो भागो। उधर अमर और निशा जल्दी से एक घर में एंट्री ले लेते हैं और फिर वहां मिस्टर रुस्तम आते हैं अपनी पत्नी के साथ। वो देखते हैं कि यहाँ कमरे में कोई है, जो की होल होता है उससे देखते हैं, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ तो ये गीत हो रहा है। और ये दोनों की होल से देख रहे हैं इन प्यार भरी बातों को अपने अंदाज, अपने मूड में। और अंदर कमरे में अमर और निशा गा रहे हैं ये गीत। जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में, जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में। आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे, ए आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे। हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे हाय रे हाय रे। ए जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में। आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे। हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे हाय रे हाय रे। भीगी भीगी रातों में। आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे। हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे हाय रे हाय रे। पिलाई है तुमने जो प्यासे को शबनम, दिल के शोले भला कैसे हो कम। पिलाई है तुमने जो प्यासे को शबनम, दिल के शोले भला कैसे हो कम। बन के बादल करो बरसात, बन के बादल करो बरसात। हो जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में। आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे। हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे हाय रे हाय रे। अभी
जलता है जिया मेरा। बदलते मौसम की खांसी तो आम कॉफ सिरप नहीं, घर लाओ डाबर हनी टस। तुलसी मुलेठी हनी से बना, आयुर्वेदिक डाबर हनी टस अपना। खांसी का दुश्मन डाबर हनी टस, डाबर हनी टस। अब हनी टस के साथ 10 रुपए का हॉट सिप सैशे बिल्कुल मुफ्त। और इस गीत के बाद उधर जेल का सीन है। दिलावर नाम का कैदी आनंद को बार बार तंग करता है, आनंद के उस झूठे कत्ल के इल्जाम पर। लेकिन आनंद मन महसूस कर रह जाता है, चुप रह जाता है, क्योंकि उसने सच कहा तो दुश्मन उसके परिवारजन को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बाद में किसी तरह दिलावर से आनंद की दोस्ती हो जाती है। आनंद दिलावर से ही सहायता लेता है अपने आप को बेगुनाह साबित करने हेतु, जिसके लिए आनंद का जेल से बाहर जाना बहुत जरूरी है। आनंद और साथ में जॉनी दोनों जेल से बाहर। होली का दिन है ये, जिस विशेष दिन इंसान अपने चेहरे पर रंग होने के कारण पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है। उस दिन निकल पड़ते हैं ये दोनों जेल से भाग करके दिलावर की मदद से। और वहां हो रहा है ये गेम, यानी सड़क पर होली की टोली है और यहाँ पर है आनंद रंगे पुते चेहरे में, जॉनी भी साथ साथ है और हो रहा है ये गाना। मस्तानों की टोली तूफान दिल में लिए, आली रे होली, आली रे होली, आली मस्तानों की टोली तूफान दिल में लिए, तूफान दिल में लिए। जख्मी दिलों का बदला चुकाने, जख्मी दिलों का बदला चुकाने आए हैं दीवाने दीवाने, आए हैं दीवाने दीवाने, आए हैं दीवाने दीवाने। आली रे होली, आली रे होली, आली मस्तानों की टोली तूफान दिल में लिए, तूफान दिल में लिए। जुगरा पुगरा जुगरा पुगरा जुगरा पुगरा जुगरा पुगरा जुगरा पुगरा जुगरा पुगरा जुगरा
जला दिया दिल में होली। जिन करदाताओं ने निर्धारण वर्ष 2023-24 की इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइल न की हो तो उनको मिल रहा है एक और मौका। विलंबित आयकर रिटर्न को लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक ई फाइल किया जा सकता है। साथ ही साथ निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए समय पर फाइल हुई इनकम टैक्स रिटर्न की संशोधित रिटर्न को भी बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक ई फाइल किया जा सकता है। अधिक जानकारी और रिटर्न ई फाइल करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। विकसित भारत के निर्माण को करें गति प्रदान। आपके आयकर का योगदान, प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। और अब फिल्म की कहानी में आ जाता है पूर्ण रूपेण एक टर्निंग पॉइंट। और अब फिल्म की कहानी में जो ये टर्निंग पॉइंट आता है उसमें जेल से बाहर आ चुके हैं यहाँ आनंद और जॉनी दुश्मनों से बदला लेने के लिए, और सीधे कहाँ जाते हैं अपने भाइयों को भी पहले ये बताते हैं ये सब बात की ऐसे ऐसे बात हुई है, और सीधा चले जाते हैं टाइगर नाम का जो गुंडा था जिसने मारा था मोहन को उसके घर, यानी अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए दुश्मन गैंग की तरफ रवाना। यहाँ दुश्मन गैंग में है टाइगर। वो टाइगर को बहुत मारता है, पूछता है कौन मेरा व्यक्ति ऐसा है जिसने मुझे धोखा दिया, नाम बताओ। टाइगर नाम बता देता है जानकी दास। अब आनंद रवाना जानकी दास के पास। इससे पहले ड्रग फैक्ट्री का पता लेकर जानकी दास से वो फैक्ट्री में आग लगा देता है। अब टाइगर परेशान अपने चीफ को क्या जवाब देगा। चीफ के पास का दृश्य है फिर इसके बाद, जिसमें 3 और साथी हैं जिन पर टाइगर शक कर रहा है, लेकिन तीनों कहते हैं कि हमने फैक्ट्री में आग नहीं लगवाई है। इतने में आनंद का फोन आता है। जानकी दास की ईमानदारी के लिए धन्यवाद, ऐसा बोलता है वो, और फोन रख देता है। और उसी समय टाइगर जानकी दास को गोली मार देता है। अब पुलिस का सायरन, सब भागते हैं। अब चीफ और टाइगर आशा और टीना का अपहरण करवा लेते हैं। आनंद, निशा, पवन, अमर उन्हें छुड़वाने की कोशिश में किसी तरह चीफ तक पहुंच जाते हैं। वहां दुश्मनों के साथ हाथापाई। यहाँ निशा का अंदर सीढ़ियों पर बाइक लेकर आना और सीढ़ियों से फिर उतरना, सबको मार गिराना इस फाइट में शामिल है, क्योंकि वो तो बिल्कुल इसी तरह की लड़की है, तो वो जो रंग है वो यहाँ पर शुमार हो रहा है नायिका का। अंत में चीफ पकड़ा जाता है, पुलिस आ जाती है, जज गांगुली भी आ जाते हैं। उनकी बेटी निशा अपने पिता के गले लग जाती है। आनंद, आशा गले लग जाते हैं, और जॉनी भी है यहाँ, यानी सब हैं। अब फिल्म की हैप्पी एंडिंग। लंबी बड़ी सजी हुई सफेद कार, आगे बैठे हैं आनंद और आशा, पीछे अमर और निशा। और कौन है, और कौन हो सकता है? डिक्की खुलती है कार की, उसमें है तारिक और उनकी पत्नी, सभी प्रसन्न। ये है फिल्म की हैप्पी एंडिंग। तो साथियों, सिनेमा घर में ये थी 1975 रिलीज फिल्म जख्मी की कहानी और गीत, और फिल्म गीत संगीत से जुड़ी कुछ बातें।